एप्पल, गूगल, फेसबुक, ये तीनों कंपनियां पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करती हैं। लेकिन आज एक ऐसे कंपनी और इंसान की बात करने वाला हूं जो एप्पल, गूगल और फेसबुक को भी कंट्रोल करता है। आज कुछ लोगों के पास दुनिया का सारा पैसा, सारे पावर है, वही सब कुछ कंट्रोल करते हैं। और मार्केट में फाइनेंशियल क्राइसिस आए या किसी देश की इकोनॉमी गिर जाए, इस बात से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका पैसा कभी कम नहीं होगा, वो हमेशा पैसे कमाएंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे, चाहे मार्केट का ग्राफ और ग्रोथ ऊपर जाए या नीचे ही रह जाए। तो भैया आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही पावरफुल इंसान लैरी फिंक और उनकी पावरफुल कंपनी ब्लैक रॉक के बारे में, जो आज पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। लैरी फिंक, ये इंसान 9.47 ट्रिलियन अकेले संभाल रहा है। भारत के 150 करोड़ लोग 365 दिन 24 घंटे काम करके अभी तक हम 3.5 ट्रिलियन तक पहुंच पाए हैं। और लैरी फिंक अकेले भारत से 3 गुना पैसे अकेले संभाल रहा है। अंबानी, अडानी और भारत के टॉप 100 बिलियनियरों के पैसे मिला के 779 बिलियन ही हो पाता है, जो कि 9.3 ट्रिलियन का मात्र 8.5% निकल के आता है। अमेरिका की जीडीपी 26.7 ट्रिलियन है और इसके 1/3 लगभग 9.47 ट्रिलियन अकेले लैरी फिंक संभाल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लैरी फिंक है कौन और इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से और एक करता क्या है, और ब्लैक रॉक इतने पैसे लाया कहाँ से और ये पैसे लगाता कहाँ है। तो भैया फर्स्ट में हम जान लेते हैं लैरी फिंक के बारे में कि लैरी फिंक है कौन। और हमने तो अभी तक फोर्ब्स के बिलियनियरों की लिस्ट में हमने लैरी फिंक का नाम ही नहीं देखा है। तो भैया जितना बड़ा काम लैरी फिंक ने करा है ना, उसको करने के लिए जुनून चाहिए और इतना पैसा कमाने के लिए आपका दिल टूटा होना चाहिए या ईगो हट होना चाहिए। जब इंसान इस मूड में रहता है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब जाके कोई इतना पैसा कमा पाता है और इतनी बड़ी कंपनी खड़ा और बड़ा कर पाता है। लैरी फिंक ने पढ़ाई करा था पॉलिटिकल साइंस की, लेकिन वो कमाने निकल गए शेयर मार्केट में। पॉलिटिक्स आपको देता है पावर, और पावर में बने रहने के लिए पॉलिटिशियंस को साम दाम दंड भेद के सारे तरीके आता है। और स्टॉक मार्केट आपको देता है पैसा और इन्वेस्ट करने की समझ। और जो इंसान पॉलिटिक्स और बिजनेस दोनों का समझ रखता है, वैसा इंसान कर पाता है वर्ल्ड को कंट्रोल। लैरी फिंक ने 23 साल की एज में फर्स्ट बॉस्टन नाम की एक बैंक कंपनी में अपने करियर की शुरुआत की थी। और 31 साल की एज में लैरी फिंक बैंक के एमडी बन गए। और एमडी बनने के बाद इस कंपनी को लैरी फिंक ने एक साल में 1 बिलियन करीबन 8,000 करोड़ कमा के दिए। और 1 बिलियन कमा के देने के बाद लैरी फिंक कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। और ऐसे में लैरी फिंक को लगने लगा कि मुझे तो सब कुछ आता है। और इस ओवर कॉन्फिडेंट में लैरी फिंक ने कुछ ज्यादा ही रिस्क ले लिया। और इस रिस्क के चक्कर में लैरी फिंक ने बैंक को फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि साल के फर्स्ट 3 महीनों में ही करीबन 100 मिलियन लगभग 800 करोड़ रुपए का घाटा लगा दिया। और इस घाटे के चक्कर में इसका ओवर कॉन्फिडेंट भी टूटा, बैंक में इसकी इज्जत भी गई। ये बातें मार्केट में आग की तरह फैला। First, Boston got a shock. Larry Fink lost $800 million due to this. The bank was shocked the bank could remove Larry Fink from the post. वहाँ की तमाम न्यूज एजेंसी ने इस मैटर को कवर किया। और इस लॉस के कारण बैंक ने उन्हें एमडी के पोस्ट से तो हटाया ही, साथ में इसे जॉब से भी निकाल दिया। और जॉब से निकालने के बाद लैरी फिंक को कोई दूसरी कंपनी अपने यहाँ जॉब देना नहीं चाह रही थी, कोई साथ में काम करना नहीं चाहता था। और इससे लैरी फिंक का ईगो हट हो गया और फिर इन्होंने खुद की कंपनी शुरू करने का सोच लिया। और उसके 2 साल बाद लैरी फिंक ने 6 लोगों के साथ ब्लैक रॉक की शुरुआत की। लेकिन कंपनी तो शुरुआत कर ली थी, इन्हें शुरुआत में फंडिंग चाहिए था और वो फंडिंग मिल नहीं पा रहा था। तो फिर लैरी फिंक ने ब्लैक स्टोन के संस्थापक मिस्टर स्टीव सर्वजेमन से मिले। मिस्टर स्टीव सर्वजेमन भी एक तरह के लेजेंडरी इन्वेस्टर थे और इनको लगा कि लैरी फिंक टैलेंटेड है, इनको एक चांस देना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि चलो दोनों साथ में पार्टनरशिप कर लेते हैं। और कंपनी के 50% की हिस्सेदारी के बदले में शुरुआत में ब्लैक स्टोन ने लैरी फिंक और उसकी टीम को $5 मिलियन क्रेडिट लाइन पे दे दिया। और अब लैरी फिंक को काम का एक्सपीरियंस तो था ही, और जॉब से निकालने के बाद दर्द सहा और चोट खाया इंसान भी बन चुका था और उस घटना से काफी कुछ सीख भी चुका था। और ब्लैक रॉक के स्टार्टिंग के 1 साल बाद ही 1989 तक कंपनी के समूह की संपत्ति 4 गुना हो गया, करीबन $2.7 बिलियन हो गया। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे लैरी फिंक और ब्लैक स्टोन के संस्थापक स्टीव सर्वजेमन के बीच विवाद बढ़ रहा था। 1992 तक कंपनी में ब्लैक स्टोन की हिस्सेदारी मात्र 35% बचा था। और लैरी फिंक और स्टीव सर्वजेमन पब्लिक को शेयर बेचने पर विचार कर रहे थे। और 1994 तक लैरी फिंक और स्टीव के बीच शेयर को लेकर विवाद बढ़ गया। स्टीव का कहना था कि मेरे पास 35% तो शेयर बचे हैं और शेयर मेरे हाथ से निकल जाता है तो मेरे पास बचेंगे क्या। और फिर इस बात को लेकर लैरी फिंक और स्टीव सर्वजेमन के बीच काफी विवाद हो गया और फिर दोनों के बीच आपस में बन नहीं रहा था। और उसके बाद दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। और फिर स्टीव सर्वजेमन ने अपने शेयर को $240 मिलियन में बेच दिया और ब्लैक रॉक से अलग हो गए।
और फिर ऐसे में लैरी फिंक ब्लैक रॉक के सीईओ और अध्यक्ष बने रहे। हालांकि 1999 तक जब ब्लैक रॉक 165 अरब डॉलर की संपत्ति को प्रबंधन करने वाली कंपनी बनी, तो उस समय तब स्टीव सर्वजेमन ने अपने शेयर को बेचना बहुत बड़ी गलती माना। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब तो शेयर निकल चुका है और अभी 2023 तक कंपनी 9.43 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। तो भैया अब हम जान लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है जिसके कारण इसके पास 9.47 ट्रिलियन पैसे आ गई। तो भैया ब्लैक रॉक एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और ये कंपनी कई देशों के जितने भी तरह के गवर्नमेंट फंड है उस पैसे को संभालने का काम करती है। जैसे पेंशन फंड है, इंश्योरेंस फंड है, और भारत में जब किसी का जॉब लगता है तो उसका पेंशन फंड भी कटता है और ये पेंशन फंड आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। और ये जो पैसा सरकार पेंशन फंड के नाम पे आपसे काट के जमा करती है, वो पैसा सरकार ब्लैक रॉक को देती है। और सरकार को भी पैसे कमाने हैं और सरकार को भी अपने पैसे डबल करने हैं, इसलिए भारत सरकार भी पैसे इन्वेस्ट करती है। और ये पेंशन फंड भारत के अलावा दुनिया की जितने भी कंट्री है लगभग सबका पैसा ब्लैक रॉक के पास है। और जितने भी फंड है, चाहे वो सॉवरेन वेल्थ फंड हो, डिफेंस का फंड हो, एजुकेशन का फंड हो, रेलवे का फंड हो, ऐसे सारे फंड ब्लैक रॉक आज मैनेज कर रहा है। उसके बाद अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टेट में अलग अलग देश के जितने भी फंड है, ऐसे फंड को संभाल रहा है ब्लैक रॉक। और अब भारत के पास भी बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा है और ऐसे में भारत सरकार भी उस पैसे को इन्वेस्ट करती है, क्योंकि भारत सरकार को भी पैसे कमाने हैं, उसे भी रिटर्न चाहिए। बैंक के खाते में रखने से क्या मिलने वाला है। तो ऐसे में भारत सरकार को भी ब्लैक रॉक की याद आती है और ऐसे में सरकार भी कहती है कि लो भैया मेरा पैसा भी थोड़ा संभाल लो। और फिर देश में आरबीआई के पास भी बहुत सारा पैसा है और आरबीआई भी सोचती है कि पैसा यहाँ पड़ा रहेगा तो कुछ नहीं आएगा। और ऐसे में आरबीआई भी कहती है कि ले भैया इसे भी ले जा तू। और ऐसे बहुत सारे देश की सरकार और देश की कई बड़ी बड़ी कंपनियां, कई देशों के बड़े बड़े बैंक ब्लैक रॉक में पैसे इन्वेस्ट करता है। जिनको आज हम पैसा दे रहे हैं वो हमसे कमा के ब्लैक रॉक को पैसा देता है। आज ब्लैक रॉक 30 देशों में 70 कार्यालयों के साथ और 100 देशों में अपने कस्टमर के साथ काम कर रहा है। दुनिया में फंड मैनेज करने वाली 3 बड़ी कंपनियां हैं। फर्स्ट में है ब्लैक रॉक, दूसरे में है वैनगार्ड और तीसरे में है स्टेट स्ट्रीट शामिल है। ये तीनों कंपनियां मिलकर अमेरिका के लगभग 70% के बराबर एसेट को मैनेज कर रहा है, जिसमें ब्लैक रॉक टॉप पे है। उसके बाद ब्लैक रॉक को 2010 में दुनिया का सबसे प्रभावशाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अवार्ड भी मिल चुका है। ब्लैक रॉक की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चीन की सरकार भी अपने यहाँ आने से ब्लैक रॉक को नहीं रोक पाया था। ब्लैक रॉक पहला ऐसा कंपनी है जिसको चीन की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ इन्वेस्ट करने का अलाउ किया। उसके बाद साल 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां कंगाल हो चुकी थी, तो उस समय अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा भैया तुम टेंशन मत लो, हम सबको बचाएंगे। लेकिन उस समय अमेरिकन गवर्नमेंट को क्या पता किस बैंक को कितना पैसा देना है। और उस समय भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने लैरी फिंक को बुलाया और लैरी फिंक ने ही उस क्राइसिस से लोगों को निकाला था। हालांकि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस लाने के पीछे भी लैरी फिंक का ही हाथ था। उसके बाद 2020 में कोविड के समय जब बॉन्ड मार्केट पूरी तरह से हिल गया था, तो कोविड के समय भी ब्लैक रॉक ने ही स्थिति संभाला था। दुनिया के कुल शेयर और बॉन्ड का लगभग 10% यही कंपनी संभालती है। उसके बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा शैडो बैंक है। दुनिया के हर बड़े सेक्टर में, हर बड़ी कंपनी में इस कंपनी का हिस्सा है। वेरिजॉन में 7.5%, फॉर्ड में 7.25%, फेसबुक में 6.5%, वेल्थ फ्रॉग बैंक में 7%, जेपी मॉर्गन में 6.5%, कोस्को बैंक में 4.8%, एप्पल में 6.5%, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट में 4.48%। उसके बाद ब्लैक रॉक के पास 3973 कंपनियों के शेयर हैं। और ऐसे में टोटल मिलाकर हर बड़े देश में, हर बड़े सेक्टर में, हर बड़ी कंपनी में, हर बड़ी इंडस्ट्री में इनका हिस्सा है। और जो भी गवर्नमेंट के फंड है उस पैसे को गवर्नमेंट द्वारा ब्लैक रॉक में इन्वेस्ट करने के बाद उस पैसे को ब्लैक रॉक शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड या किसी दूसरी इंडस्ट्री में लगाता है। और जितने भी वर्ल्ड में इंडस्ट्री है, चाहे वो एनर्जी का हो, ऑयल का हो, गैस का हो, ई एनर्जी हो, सब में ब्लैक रॉक का शेयर है। उसके बाद यूरोप के जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब में ब्लैक रॉक का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद ब्लैक रॉक फाइनेंशियल एडवाइस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और दूसरे सॉल्यूशन के साथ रिटेल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टर को सर्विस प्रोवाइड करता है। और भैया अभी पैसे और पावर का खेल चल रहा है। और अगर अभी आपके पास पैसा है, लोग आपके बारे में बात करेंगे, आपको याद करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आप पर वीडियो बनाएंगे। इसलिए पैसे और पावर के लिए दिमाग लगाइए। तो भैया वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।